नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं एनटीपीसी के लिए दोस्त ये प्रैक्टिस सेट नंबर 29। दोस्त ये प्रैक्टिस सेट 29 का टेस्ट जो हुई थी वो पिछले दिन हुई थी, उसी का आज क्या है कि यहाँ पे डिस्कशन कराने वाले हैं। प्लस इस टेस्ट में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं उन सभी का एक एक करके हम क्या करेंगे कि स्कोर कार्ड भी देखेंगे, यानी रैंक कार्ड देखेंगे कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। ठीक है, तो जो लोग नए होंगे दोस्त शुरू से अंत तक के बने रहिएगा, और जो लोग टेस्ट दिए हैं वो तो बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपका अपना जो है स्कोर कार्ड भी देखना तो है कि कितना आपने नंबर लेकर के आया, आपका रैंक क्या है। ठीक है, और जो लोग नए हैं दोस्त चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप भी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है ये आपको हम लास्ट में बता देंगे, क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चन है, तो 40 क्वेश्चन को पहले हम डिस्कस करा देते हैं, फिर आपको बता देंगे कि आप टेस्ट में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल क्या कर लेते हैं दोस्त, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन के बारे में आपको बताते हैं टेस्ट में कि टेस्ट में 40 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, जो 10 मिनट का होता है। 10 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो 40 नंबर वैसे भी जीके जीएस में आपको एनटीपीसी में आने वाली है, तो 40 नंबर कमांड करके रखिए, कहीं बाहर नहीं जाने वाली है। ठीक है, जितना दे देते हैं उतना काफी है। तो चलिए 40 क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि एक एक करके डिस्कशन कराते चलते हैं, बने रहिए अंत तक के। चलिए दिखाते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टेस्ट का। ये टेस्ट का आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, दे दिया है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन कहां से गति करती है। ठीक है, जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहां से मतलब की गति करती है, ये जानना है। देखिए जब आप क्या करते हैं कि ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, जब क्या करते हैं कि करंट को आप ऐसे फ्लो करते हैं, ये आप क्या करते हैं कि धारा को ऐसे प्रवाहित करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि ये प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जो धारा बहती है उसके ठीक विपरीत दिशा में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, उसकी विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इसमें धारा के ठीक विपरीत दिशा में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है कि ये देख लीजिए, ये क्या है कि एक बैटरी है, ये प्लस बड़ा है या ये माइनस है। ठीक है, अब यहां से क्या होता है कि यहां से धारा क्या होता है कि प्रवाहित हो रही है, ये क्या हो रही है, ये धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह किधर होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह किधर होगा दोस्त, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह जो होगा इसका ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इधर इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह करेगा। ठीक है, तो जिधर धारा बहता है उसका ठीक अपोजिट साइड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर रख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया है, अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया कि मानव के शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है रक्त कैल्शियम, क्या दे दिया है, रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट नियंत्रित करता है, मतलब कि कंट्रोल करने का काम करता है मानव के शरीर में। तो मानव के शरीर में आपको जो है कैल्शियम फॉस्फेट को कौन कंट्रोल करने का काम करता है ये जानना है। देखिए मानव के शरीर में कंट्रोल करने का जो काम करता है ये करता है पैराथायरॉइड हार्मोन। कौन करता है, पैराथायरॉइड हार्मोन कंट्रोल करने का काम करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। कैल्शियम और कैल्शियम फॉस्फेट जो भी होते हैं उसको। ठीक है, जैसे बताते हैं, देखिए आपको मानव के शरीर में ये क्या होता है कि पैराथायरॉइड जो है ग्रंथियां होती है, ये क्या क्या कंट्रोल करता है। तो पहला नंबर पर देख लीजिए, ये कैल्शियम रिजॉर्प्शन करता है, दूसरी नंबर कैल्शियम फॉस्फेट कंट्रोल करता है, तीसरी कैल्शियम करता है। तो कैल्शियम और कैल्शियम फॉस्फेट ही तो क्वेश्चन में दिया है, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये पैराथायरॉइड ग्लैंड ये क्या करता है कि ये सभी को कंट्रोल करने का काम करता है। याद रखिएगा क्योंकि सवाल जो है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि परमाणु रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए परमाणु रिएक्टर के जैसे न्यूक्लियर हो गया उसके मतलब कि निर्माण के लिए इसमें कह रहा है, तो इसमें कौन सा तत्व जो होता है वो जरूरी होता है। देखिए इसकी अगर बातें कर लेते हैं तो इन सभी में से आपको बताते हैं कि जिरकोनियम क्या होता है कि जरूरी तत्व होते हैं। ठीक है, वैसे तो यूरेनियम हो गया, यूरेनियम 235 कहते हैं, इसका भी क्या होता है कि जरूरी होता है परमाणु, ये आपका जो है निर्माण में, परमाणु रिएक्टर के निर्माण में यूरेनियम जिरकोनियम ये सभी क्या है कि एक आवश्यक तत्व है, इसी से क्या होता है कि ये परमाणु रिएक्टर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, यूरेनियम 235 भी दे सकता है आपको। अगला देखिए, दे दिया कि निम्नलिखित में से किस तत्व में कहता है कि लवण आतिशबाजी को रंग प्रदान करता है। मतलब कि जो हम लोग पटाखा छोड़ते हैं ना, तो पटाखा में देखते हुए कि कलर बहुत सारे कलर जो है डिफरेंट कलर के जो है आपको कलर दिखाई देते हैं पटाखा छोड़ने के बाद, तो वो रंग आखिर कौन प्रदान करता है ये हमें जानना है। देखिए रंग आपको कौन प्रदान करता है, तो पहले तो देख लीजिए, पहला दे दिया है कि जिंक और सल्फर।
तो सल्फर तो नहीं करता है, ये जिंक जरूर करता है। पोटेशियम करता है लेकिन ये पारा नहीं करता है, ठीक है। स्ट्रेटियम अबेरियम ये दोनों करता है, ठीक है। उसके बाद क्रोमियम दे दिया है, निकल दे दिया है, तो क्रोमियम तो करता है लेकिन निकल नहीं करता है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड नंबर होगा। यही क्या करता है कि रंग को प्रदान करता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे कि पटाखा अगर छूटता है तो कौन है जो कौन कलर बनाता है। जैसे कि कभी कभी पूछ देगा कि अगर पटाखा छोड़ते हैं तो लाल रंग दिखाई देता है, किसकी वजह से, स्ट्रोनियम ट्रिटियम की वजह से। अगर आपको जो है थोड़ा सा ऑरेंज कलर दिखाई देगा पटाखे में तो कैल्शियम की वजह से। हल्का ये जो है मान लीजिए कि ये येलो कलर का दिखाई देगा, ये क्या होता है, सोडियम की वजह से। ये ग्रीन कलर होता है बेरियम की वजह से। सिल्वर कलर का अगर व्हाइट दिख रहा है तो ये क्या होता है, एल्युमिनियम की वजह से होता है। हल्का व्हाइट से अगर ग्रे कलर दिखता है तो ये मैग्नीशियम की वजह से होता है। ये वायलेट कलर का अगर दिखता है तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रोटिनियम और कॉपर दोनों मिले होते हैं। ये जो है आपको अगर ब्लू दिखता है तो ये ब्लू कॉपर की वजह से दिखते हैं। तो ये सारे जो है पटाखे में क्या होते हैं कि कलर प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। पटाखा जब छोड़ते हैं तो इसी सब तत्व की वजह से क्या होता है कि पटाखे का कलर हमको जो है रंग बिरंगे दिखाई देती रहती है। चलिए अगला दिखाते हैं। अगला देखिए, कहता है कि अम्लीय वर्षा पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है। तो अम्लीय वर्षा जो होता है वो जो प्रदूषण होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है, तो वो अम्लीय वर्षा किस वजह से होती है ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए अम्लीय वर्षा किसकी वजह से होता है। पहला तो दे दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, नहीं इसकी वजह से नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। दूसरा कहता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें दे दिया कार्बन मोनोऑक्साइड और जो है ये बिल्कुल नहीं। ये तो आपका क्या होता है कि ये जो गर्मी फैला देता है उसको होता है, ये जिसको हम लोग ग्रीन हाउस कहते हैं। ओजोन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसकी वजह से भी नहीं होता है। होता किसकी वजह से, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। NO2 प्लस जो है जान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड NOSO4, ठीक है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों की वजह से क्या होता है कि ये जो आपका क्या होता है कि ये अम्लीय वर्षा कराता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं टेस्ट का। ये टेस्ट का नेक्स्ट है कि बादल जो होता है वो वायुमंडल में किस कारण से क्या होता है कि तैरता है। बादल देखते हुए आकाश में तैरते रहते थे, किस वजह से तैरता है। देखिए बादल का आकाश में तैरने का मुख्य कारण होता है उसका डेंसिटी, क्या होता है, घनत्व, डेंसिटी। अब इसमें ये जानना है कि ज्यादा घनत्व की वजह से तैरता है या कम घनत्व की वजह से। देखिए बादल क्या होता है कि जब ऊपर संघनित होता है तो वो पानी के रूप धारण कर लेता है, लेकिन उसी बीच में कुछ बादल ऐसे होते हैं जो पानी नहीं बनते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसका डेंसिटी जो होता है, घनत्व जो होता है वो कम होता है। तो ये कम घनत्व की वजह से क्या होता है कि वो तैरते रहता है, कम घनत्व की वजह से। ध्यान रखना है ये चीजें, कम घनत्व की वजह से आकाश में क्या होता है कि बादल तैरते हैं। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से दिए गए पदार्थ घनत्व के घटते क्रम में सही क्रम अनुक्रम दिया हुआ है, मतलब घटते हुए घनत्व के अकॉर्डिंग लेना है। देखिए अगर इस चारों ऑप्शनों में से ले लेते हैं तो स्टील है, सोना है और स्टील है, फिर सोना है। तो स्टील सोना को पकड़ लेते हैं। तो ये सोना पकड़ लीजिए, ये सोना, और ये स्टील पकड़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें घनत्व जो होगा सबसे ज्यादा किसका होगा, स्टील का होगा या सोना का होगा। तो सबसे ज्यादा घनत्व जो होता है वो किसका होता है, ये सोना का होता है। किसका होता है, सोना का होता है। उसके बाद किसका होता है, क्या स्टील का होता है या पारा का होता है। तो पहले नंबर जान लीजिए कि पारा स्टील में अगर कंपेयर कर लेते हैं तो उसके बाद सोना के बाद ये स्टील और पारा में इसका घनत्व ज्यादा हो जाएगा, स्टील का कम होगा, तो स्टील लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। पहले पारा, पहले सोना, दूसरे में पारा, तीसरा में स्टील। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि घटते क्रम में ये आपका डेंसिटी दर्शाया गया है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया कि हेपेटाइटिस बी वायरल कहता है कि शामिल है, तो किसमें शामिल है ये जाना है। देखिए हेपेटाइटिस बी जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या होता है, डीएनए। ये क्या होता है कि आपका जो है ये हेपेटाइटिस बी में होता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिएगा। अगला नंबर दे दिया है कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो डैश के सिद्धांत पे काम करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है दोस्त, वो करता है प्रकाश के पूर्ण परावर्तन पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ध्यान रखना, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ये इस पे क्या करता है कि आपको जो है ये ऑप्टिकल फाइबर जो होता है क्या होता है कि काम करता है। जैसे ऑप्टिकल फाइबर इस तरह का होता है इसके अंदर, तो यहां से प्रकाश जाती है, ऐसे जाती है, फिर ऐसे ऐसे विचलित होते हुए अपवर्तन का क्रिया होते हुए आगे निकलती है ऐसे, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर में ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है, ध्यान रखना है ये चीजें। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन। अगला दे दिया है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक के गर्म किया जाता है तब आयतन क्या होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि जमा होता है, क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे।
ये क्या होता है कि फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि फ्रीजिंग होता है। अब इस पे क्या होता है कि इसको ऊपर बढ़ाया जाता है, बढ़ा करके क्या 10 डिग्री सेल्सियस तक के ले जाता है। और जान लीजिए ये चीज कि 4 डिग्री सेल्सियस तक के जो है महत्तम घनत्व होता है पानी का, ये तो पता होगा, महत्तम घनत्व होता है पानी का। अब ये चीजें जान लीजिए कि घनत्व की बातें अगर कर लिए है तो थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं हम कि पानी का घनत्व जो होता है, पानी का घनत्व थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। पानी का घनत्व जो होता है, ये घनत्व जो होता है ये उल्टा होता है किसका, आयतन का होता है। ध्यान रखना ये चीजें, क्या होता है, उल्टा होता है आयतन का। ध्यान रखना ये चीजें, अगर घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। ध्यान रखिएगा। तो अब यहां से अगर चलेंगे 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक के, अगर यहां तक के चलेंगे तो क्या बढ़ेगा बता सकते हैं। यहां तक के अगर चलेंगे तो इसका क्या होगा कि घनत्व बढ़ता जाएगा। क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा। और आयतन क्या होगा, आयतन घटेगा। आयतन क्या होगा भाई, आयतन घटेगा। ध्यान रखना है, आयतन घटेगा, ठीक है। लेकिन हमको पूछा क्या गया है कि इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन पहले यहां से क्या होगा कि यहां तक के जब आएगा तो आयतन घटेगा। फिर इसके ऊपर अगर जाइएगा तो इसके ऊपर की बातें कर लेते हैं, आयतन बढ़ेगा। क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। ध्यान रखना है ये चीजें, आयतन बढ़ेगा। और इसका जो होगा घनत्व जो होगा फिर 4 डिग्री के ऊपर ये घनत्व क्या होगा कि घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आयतन क्या होगा कि घटेगा, फिर आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। आयतन घटेगा, फिर उसके बाद क्या होगा कि बढ़ जाएगा, घटेगा फिर बढ़ जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ जाएगा। ये 4th नंबर आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कि पहले आयतन क्या होगा कि घटना शुरू होता है और उसका डेंसिटी जो होता है वो बढ़ना शुरू होता है 4 डिग्री सेल्सियस तक के महत्तम घनत्व। उसके बाद जो है फिर उसका घनत्व जो है घटता है, आयतन बढ़ना शुरू करता है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया है कि mRNA से डीएनए, mRNA से क्या कहता है, डीएनए का निर्माण होना क्या कहलाता है। बहुत अच्छा है। देखिए इसमें आपको बता देते हैं कि अगर डीएनए से अगर आरएनए अगर बनता है फिर इससे क्या होता है कि प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। तो देखिए डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं ना, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान रखना है ये चीजें। जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और जब ये आरएनए से ये प्रोटीन बनता है तो इसको ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अब ये चीजें जान लीजिए कि जब रिवर्स होता है तो यहां पर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि ये एमआरएनए है, ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए होता है। जब यहां से जब ये उल्टा बनता है, एमआरएनए से जब यहां डीएनए बनेगा तो इसको रिवर्स, क्योंकि रिवर्स हो रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा है, ये आपका सेकंड नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल में बता देते हैं, देख लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका क्या दे दिया है कि इसमें देख लीजिए, ये आपको क्या दे दिया कि डीएनए दे दिया है, ये एमआरएनए दे दिया है, और ये प्रोटीन दे दिया है। क्या दे दिया है, प्रोटीन दे दिया है। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे क्या हो रहा है कि ये डीएनए से ये बन रहा है, मेरा आरएनए बन रहा है, फिर आरएनए से प्रोटीन में जा रहा है, तो ये मेरा ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ये मेरा क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। जब यही चीज हम रिवर्स में करेंगे, क्या करेंगे, रिवर्स में करेंगे, रिवर्स, तो रिवर्स क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, रिवर्स ट्रांसलेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब फिर जो है आरएनए से हम डीएनए में जाएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान रखना है ये चीजें, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं आपको और पूछे भी जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया निम्नलिखित बीमारियों पर विचार करना है। दे दिया पहला नंबर देख लीजिए, दे दिया कि डिप्थेरिया, क्या दे दिया है कि डिप्थेरिया दे दिया है। दूसरा नंबर चिकन पॉक्स दे दिया है। तीसरा नंबर चेचक दे दिया है। कहता उपयुक्त में से कौन सी बीमारी भारत में समाप्त हो गई है। तो भारत में जो समाप्त हो गई है वो अच्छी तरह से कौन हो गई है, चिकन पॉक्स। तो आपका ये चिकन पॉक्स नहीं, चिकन पॉक्स नहीं खत्म हुई है, चिकन पॉक्स तो चलिए रहा है। चेचक कहता है, चेचक जो है खत्म हो गई है पूरी तरह से। ये आपका थर्ड, ओनली थर्ड जो होगा क्या होगा कि भारत में पूरी तरह से खत्म हो गई है, ठीक है, चेचक। लेकिन फिर भी जो है थोड़ा बहुत तो हो ही जाती है, लेकिन डॉक्यूमेंटल जो है खत्म हो गई है।
अगला देखिए, अगला दे दिया कि पृथ्वी को कहता है सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा किससे के कारण होती है। तो पृथ्वी को जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो किसके कारण होती है। तो पृथ्वी से मतलब सूर्य से जो प्रकाश आती है तो पृथ्वी को ऊष्मा प्राप्त होती है वो किसकी वजह से, विकिरण की वजह से। किसकी वजह से, विकिरण की वजह से। जैसे कि मान लीजिए कि ये सन है, क्या है, सन है, यहाँ पे क्या है कि ये अर्थ है, क्या है, ये अर्थ है। तो अर्थ है तो यहां से जो प्रकाश की किरणें आती है वो किसकी वजह से आती है, इसी को तो हम लोग जो है विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। ध्यान रखना है, जिसको रेडिएशन कहते हैं। क्या, रेडिएशन कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, उसी की वजह से होता है। ये आपका सेकंड नंबर आंसर करेक्ट होगा। चलिए अगला नंबर देखिए, कहता है कि बच्चे के जन्म के बाद मां की स्तन ग्रंथि से जो पहला दूध निकलता है वो क्या होता है। तो देखिए ऐसे जब बच्चे का जन्म होता है तो हर एक डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे को पहले मां का दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि मां का दूध जो होता है वो हल्का गाढ़ा और पीले रंग का होता है, और उसमें सबसे ज्यादा क्या चीज होती है, तो कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ क्या होता है, प्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ प्रोटीन भी होता है, ठीक है, जो बच्चों को क्या करता है कि बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए पहला दूध जो होता है मां का जो है बच्चों को पिलाना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कोलेस्ट्रॉल और जो है प्रोटीन होता है जो हल्का गाढ़ा रंग का होता है, पीले रंग का होता है, गाढ़ा और पीले रंग का होता है। चलिए अगला दे दिया है कि विशिष्ट प्रोटीन का पता लगाने के लिए उपयुक्त तकनीकी है। अगर मान लीजिए कि प्रोटीन को आपको पता लगाना है तो प्रोटीन को पता लगाने के लिए हम इसमें से कौन सी मेथड अपनाते हैं। देखिए प्रोटीन का पता लगाने के लिए कि प्रोटीन है या नहीं, मान लीजिए कि ठीक है आपके दूध हो गया, दूध को हम जो है निकाल करके कहीं हमको चेक करना है तो उसमें देखना है कि दूध में प्रोटीन है या नहीं है। तो किस मेथड से हम पता करेंगे, क्योंकि दूध में तो बहुत सारे विटामिन होते हैं ना, प्रोटीन विटामिन बहुत सारी चीजें होती हैं, मिनरल्स, ठीक है। तो उसको कैसे पता लगाएंगे कि उसमें प्रोटीन है या भी नहीं है। तो देखिए उसके लिए क्या किया जाता है कि ये वेस्टर्न ब्लोटिंग का इस्तेमाल करते हैं। वेस्टर्न ब्लोटिंग होता क्या है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। देखिए वेस्टर्न ब्लोटिंग ये चीज होता है कि इसमें पहले से प्रोटीन रखा होता है। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन्स होता है। इसमें क्या करता है कि ब्यूरेट जो है रेंज इसमें ड्रॉप जो है डाली जाती है, डालने पे इस कलर का आ जाता है। तो इस कलर का अगर मान लीजिए कि आपको ब्लू कलर का अगर आ गया है तो ब्लू कलर का आ गया मतलब कि प्रोटीन इसमें नहीं है। क्या है, प्रोटीन जो है, प्रोटीन इसमें अब्सेंट है। क्या है, अब्सेंट है, इसमें नहीं है प्रोटीन। अगर मान लीजिए कि आपको इस कलर का आ गया, इस तरह कलर का आ गया तो ये प्रोटीन समझ लीजिए कि इसमें प्रोटीन्स जो है ये प्रेजेंट है। ध्यान रखना है ये चीजें। जब अगर मान लीजिए पर्पल कलर का या वायलेट कलर का आ गया तो ये समझ लीजिए कि इसमें प्रोटीन है। अगर इस कलर का आ गया, ब्लू कलर का, समझिए प्रोटीन नहीं है। तो इसके लिए टेस्ट यही किया जाता है, गोरेस्ट जो है बोतल जो है बता दिए हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला दे दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वप्रथम जो है जी का प्रायोगिक वेग दिया था। जब जी का मतलब सबसे पहले जो है प्रयोग किसने किया था ये जानना है, कैपिटल जी का। स्मॉल जी के बारे में अगर बातें कर लेते थे, स्मॉल जी का जो है सबसे पहले जो है खोज किसने किया था, न्यूटन साहब ने, जो 9.8 दिए थे, ठीक है। लेकिन अगर कैपिटल जी की अगर बातें कर लेते तो कैपिटल जी का खोज किसने किया था। देखिए कैपिटल जी का खोज जो है दोस्त इसमें किए थे कैवेंडिश साहब ने। इन्होंने ही जो हाइड्रोजन का भी खोज किया था। किसका, हाइड्रोजन का भी खोज इन्होंने ही किया था। प्लस कैपिटल जी का जो है सबसे पहले प्रयोग भी किया था, जिसका मान कितना होता है, कभी कभी पूछ लेता है 6.674 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ध्यान रखना है ये चीजें पूछे जाते हैं ये सवाल, ठीक है। तो इसको ध्यान रखा है। ये क्या आता है कि कैपिटल जी जो होता है गुरुत्वीय स्थिरांक के नाम से इसको जानते हैं। क्या, गुरुत्वीय स्थिरांक, इसको हम इस नाम से जानते हैं। इसका मान जो है ये चीजें होता है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को अगर दुगुना कर दिया जाए तो कहता है कि अवधि क्या होगी, 1 वर्ष की। देखिए वैसे तो जनरली अगर बातें कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये सन हो गया, क्या है, ये सन है, इसके चारों ओर क्या होता है कि अर्थ जो है चारों ओर क्या करता है कि रोटेट करता है। ये अर्थ जो होता है सो क्या करता है, रोटेट करता है। तो कितने दिन में, 365 दिन में मान के चलिए कि आपका जो है एक एक्चुअल मतलब कि मान के चलिए कि एक एवरेज बताते हैं, 365 दिन में क्या करता है कि ये जो है 365 दिन में एक चक्कर जो है पूरा क्या कर लाता है कि लगा लेता है, एक चक्कर, ठीक है। 365 दिन की बातें अगर कर लेते हैं। लेकिन आपको क्या कह रहा है इसमें ध्यान रखना है ये चीज। इसमें ये चीजें कह रहा है कि इसकी दूरी जो है पृथ्वी और यहाँ न रह करके दूरी इसकी बढ़ा दिया जाए, तब यहाँ पे अगर आ जाए तब जो है ये सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाएगी वो कितने दिन में लगाएगी ये हमें जानना है। तब इसमें दिन कितना लगेगा चक्कर लगाने में, ये चीजें हमें जानना है, ठीक है।
ये अर्थ अगर आ जाए यहाँ पे तो कितना है इसकी दूरी, दूरी इसको दोगुना कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इस कंडीशन में अगर आपको बताते हैं कि दुगुना कर देगा, तीन गुना कर देगा या चार गुना कर देगा, उस कंडीशन में होगा क्या। देखिए जितना भी कर देगा 365 जो है उसको गुना कर दीजिएगा 2.√2 से, जितना भी दिन कहे, दो गुना कहे, तीन गुना कहे, दो गुना अगर कहेगा तो 2 रखेंगे, तीन गुना कहेंगे तो 3 रखेंगे, चार गुना कहेगा तो 4 रखेंगे इसके जगह पे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ 365 दिन हो गया, इसको जो है 2, ये √2 का मान क्या होता है 1.414 करके होता है। ठीक है, ये 365 आ गया, गुणे जो है 2 से अगर गुना कीजिएगा 2.82 समथिंग समथिंग आ जाएगा, और इसको जब इसमें गुना कीजिएगा आपको 1032.22 आई थिंक जो है समथिंग समथिंग दिन आ जाएगा आपको। मतलब मान के चलिए तो 1032 दिन जो है लगने वाला है आपको क्या, ये घूर्णन करने में, इसको पूरा एक चक्कर करने में, ये 1032। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सवाल क्योंकि पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, कहता है यदि पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी, अच्छा ये तो दोगुना करिए दिए हम भाई, कई बार आएगा तो हाँ दे दिया कि यदि बंदूक का पीछे हटना, अगर बंदूक आप चलाते हैं तो बंदूक क्या करता है कि पीछे हटता है, गोली आगे की ओर जाती है। तो ये किस पे काम करती है, बंदूक जो पीछे हटती है, तो ये 2 नियम पे काम करती है। पहला तो जान लीजिए कि न्यूटन के तीसरे नियम पे, तीसरे गति नियम, इस पे काम करती है। दूसरा नंबर जान लीजिए कि रैखिक संवेग संरक्षण। ठीक है, रैखिक संवेग संरक्षण इस पे काम करता है। तो आपको तो न्यूटन का थर्ड लॉ दिया नहीं है, इसमें रैखिक संवेग संरक्षण दिया है, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन मार दीजिएगा, दोनों देता है तो कभी कभी ध्यान रखना है ये चीजें। चलिए अगला नंबर देखिए, कहता है कि एक समान वृत्तीय गति के मामले में समय अवधि जो कहता है, ये आवृत्ति के बीच संबंध क्या होता है, समय अवधि और आवृत्ति के बीच कहता है। देख लीजिए आपको हम बताते हैं कि समय अवधि आवृत्ति के बीच क्या होता है। ये समय अवधि हो गया, ठीक है, और आवृत्ति हो गया, इसके बीच जो है कहता है कि क्या संबंध होता है। इसके बीच जो होता है क्या होता है कि उल्टा, यानी व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। यानी टाइम जो होता है ये व्युत्क्रमानुपाती है फ्रीक्वेंसी की, एफ की, ध्यान रखना है ये चीजें। ये इसके क्या होती है, फ्रीक्वेंसी के समानुपाती, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/t लिख सकते हैं। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती होती है, ध्यान रखना है ये चीजें, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये फर्स्ट नंबर आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, पूछे जाते हैं ये सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला दिखाते हैं टेस्ट का क्वेश्चन। देखिए अगला नंबर यह दे दिया कि भारतीय संविधान जो है वो कब लागू हुई थी। देखिए भारतीय संविधान एक्चुअली लागू कब हुई थी, डिजिटल तरीके से अगर बात कर लेते हैं कि पब्लिकली रूप से जो मीडिया उडिया चलाई उसके बाद सारी दुनिया को पता चली थी, वो लागू हुई थी 26 जनवरी 1950 ईस्वी की। लेकिन बन करके मतलब की तैयारी हो गई थी, कब हो गई थी ये चीजें हमें ध्यान रखना है। देखिए वो जो हुई थी ये 26 नवंबर आपको, ये 1949 में 26 नवंबर 1949 को ये है, ये क्या हुआ था कि प्रिपेयर्ड हो गया था, प्रिपेयर्ड पूरी तरह से कंप्लीटली, एक तरह से चलिए कल कहिए तो एक तरह से उसी दिन जो है लागू हो मतलब हो गया था, लेकिन पब्लिकली किया गया था डिजिटली रूप से, डिजिटली रूप से पब्लिश किया गया था। ध्यान रखिएगा, डिजिटली रूप से अगर पब्लिश किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, जो संविधान दिवस के रूप में लोग मनाते भी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, करेक्ट आंसर ये होगा आपका। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये दे दिया है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं लाल ग्रह के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह लाल आखिर होता है क्यों, तो ये फेरस ऑक्साइड की वजह से है। किसके वजह से, फेरस ऑक्साइड की वजह से, Fe2O3, ये फेरस ऑक्साइड की वजह से है। ठीक है, फेरस ऑक्साइड की वजह से ध्यान रखना है ये चीजें। इसकी वजह से क्या है कि ये मंगल ग्रह लाल है। कभी कभी पूछ देता है कि मंगल ग्रह लाल किस वजह से है, तो फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड इसको कह सकते हैं। क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की वजह से भी लाल है। चलिए अगला देखिएगा, अगला आपको दे दिया है इसमें कि भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जानते हैं। सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भारत के मिसाइल नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्योंकि मिसाइल के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है, इसलिए मिसाइल मैन के नाम ही इनका दे दिया गया है। अगला नंबर कह रहा है कि भारत को किस वर्ष जो है स्वतंत्रता मिली थी। भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली थी 1947 को। कब, 15 अगस्त
1947 को भारत को आजादी मिली थी। और पाकिस्तान की अगर बातें कर लेते हैं, ये पाकिस्तान को तो ये 14 अगस्त और 1947 को। तो पाकिस्तान लोग जो है 14 अगस्त को अपनी जो है स्वतंत्रता की क्या करते हैं, दिवस मनाते हैं। एक्चुअली इसका बॉर्न हुआ था, आजादी थोड़ी हुआ था, ये बॉर्न मतलब कि पैदा हुआ था ये इस दिन, ठीक है, ये पैदा हुआ था। तो जो पैदा होता है उसका अंत भी होता है, एक दिन इसका भी मृत्यु होना है। तो उसके बाद ये भारत का आजादी हुआ था, उसी समय जो है ये अलग हुआ था। वैसे जान लीजिए कि भारत की आजादी जो है कब से शुरू हो गई थी, तो 1942 से, 8 अगस्त 1942 से जान लीजिए कि ये भारत जो है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है, मतलब एक तरह से कहिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरुआत हो गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, और तो 1942 से लगभग शुरू हो गई थी। आज जाकर के आजादी कब मिली थी, 15 अगस्त को 1947 को। तो इतने स्ट्रगल करने के बाद जो है जाकर के मिली थी। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर कहता है जापान की मुद्रा क्या है। सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जापान की मुद्रा क्या है, कि एन है। क्या है, एन है। एन जापान की मुद्रा होती है। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर दिया है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था, वास्को डी गामा ने किया था। कब किया था, सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, 1498 ईस्वी में किया था। ठीक है, कैसे किया था, तो ये समुद्र तट से होते हुए किया था। थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। देखिए वास्को डी गामा की अगर बातें कर लेते हैं, तो वास्को डी गामा, देखिए वास्को डी गामा की अगर बात कर लेते हैं, तो वास्को डी गामा क्या था कि अफ्रीका, क्या ये अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र में, तो पश्चिमी क्षेत्र देखिएगा तो पश्चिमी क्षेत्र ये होता है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र से ये वास्को डी गामा, ये वास्को डी गामा यहां से क्या हुआ कि चलते हुए ये अपना हिंद महासागर से होते हुए भारत के तट पे पहुंचा था। कहां पे, केरल में, केरल में पहुंचा था, जहां पे आपको कालीकट है। क्या है, कालीकट है, यहीं पे जाकर के पहुंचा था। कितना दिन लगा था इसको, 23 दिन की यात्रा लगी थी, 23 दिन यात्रा किया था समुद्र में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये वास्को डी गामा अफ्रीका के पश्चिमी तट से शुरू किया था यात्रा, और ये हिंद महासागर से होते हुए केरल के तट पे पहुंचा था। केरल के तट पे कालीकट पे पहुंचा था। उसके बाद जो है ये यहाँ पे आया था 1498 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 1498 ईस्वी में तो आए किया था, लेकिन ये चीज ध्यान रखिए कि ये 1497 ईस्वी में ही जो है जान लीजिए कि ये पता कर लिया था, 1497 ईस्वी में ही पता कर लिया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ व्यापार करने के लिए हमरा है, इसलिए यूरोपियन यहां से आए थे। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला नंबर रख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, क्या दे दिया है कि निम्नलिखित में ऐसे कहता है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी नदी की नाम बताना कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात कर लेते हैं तो गंगा नदी है। कौन सी, गंगा नदी है। ये 2525 किलोमीटर के आसपास में इसकी लंबाई है। 1900 किलोमीटर के आसपास में इसकी लंबाई है। ये 1365 किलोमीटर के आसपास में लंबाई है। ऐसी करके है गोदावरी भी है 1400, आई थिंक जो है 1465 किलोमीटर करके है इसकी भी लंबाई है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे लंबा जो है ये है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया है इसमें कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। भोपाल है भाई, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल को कभी भूल पाएंगे, नहीं भूल पाएंगे। क्यों नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि 1984 ईस्वी में आपको पता होना चाहिए, 1984 ईस्वी में एक कांड हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, क्या हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का यहाँ पे सबसे बड़ा गैस का रिसाव हुआ था, गैस लीकेज हुआ था। ध्यान रखना ये चीजें, जिसकी वजह से बहुत बड़ा त्रासदी आया था। ठीक है, इस वजह से भोपाल को नहीं भूल सकते हैं, ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान में रखना है। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये चीज दिया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे। ये क्या थे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये बिहार से बिलोंग करते हैं, ये बिहार के जीरादेई गांव से जो है इनका क्या होता है कि इनका गांव जीरादेई में। ठीक है, तो वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ये कब से कब तक के जो है ये अपना जो है ये किए थे, तो ये 26 जनवरी का शासनकाल बताते हैं। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का 26 जनवरी 1950 से लेकर के आपको ये चीज जान लीजिए कि 1962 13 मई, कितना
13 मई 1962 तक के जो है क्या थे कि ये अपना शासनकाल में रहे थे। ठीक है, देश के प्रथम ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, 2 पीरियड तक के मतलब कि हमेशा रहे थे ये। अगला देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जानते हैं? तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? भीमराव अंबेडकर साहब को, BR अम्बेडकर साहब को। ध्यान रखना है ये चीजें। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर दे दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। लगभग इसमें जान लीजिए कि 48 कंट्री है। कितना? 48 कंट्री है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप में काउंट आता है एशिया महाद्वीप जो है सो। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये चीजें दे दिया है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जान लीजिए कि आपको कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। कितने? 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं जान लीजिए। पहला याद रखिएगा, ठीक है, भौतिक के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? ये भौतिक के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में दिए जाते हैं। दूसरा जान लीजिए कि रसायन के क्षेत्र में दिए जाते हैं, रसायन के क्षेत्र में। तीसरा नंबर जान लीजिए कि तीसरा नंबर विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। चौथा नंबर जान लीजिए कि चौथा नंबर किसके? चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। चिकित्सा, चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। पांचवा नंबर जान लीजिए कि शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और छठा नंबर जान लीजिए, छठा नंबर किसके? साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ये 6 क्षेत्र में क्या होते हैं कि आपके नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं ये। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर दे दिया कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वो किसने किया था, तैयार किया था? ये पिंगले वेंकैया ने किया था। किसने? पिंगले वेंकैया ने किया था। ये भारतीय राष्ट्रीय झंडे का निर्माण किया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय झंडे का निर्माण इन्होंने ही किया था, जिसमें आपको क्या होगा कि ऊपर जो है केसरिया रंग देखने के लिए मिलता है, उसके बाद जो है बीच में व्हाइट कलर दिखने के लिए मिलता है, और उसके बाद सबसे नीचे जो है ये ग्रीन, और बीच में जो है क्या होता है कि ये चक्र होता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय झंडे का ये इन्होंने ही क्या किया था कि सबसे पहले तैयार किया था। अब इसके बारे में जान लीजिए कि इन्होंने कैसे तैयार किया था। आपको हम ये चीज बताते हैं, शायद आपको पता ना होगा। इन्होंने क्या किया था कि 30 देशों के झंडों का अध्ययन किया था। कितना? 30 देशों का झंडे का अध्ययन किया था। कब से कब तक लेकर के? तो 1918 से लेकर के 1921 तक के जो है इन्होंने क्या किया था कि 30 देशों के झंडे का स्टडी किया था। स्टडी करने के बाद जो है इन्होंने 21 में पूरी तरह से झंडा को क्या किया कि तैयार कर लिया था। और 1947 को ये जो झंडा जान लीजिए कि जो फहराया भी गया था। ठीक है, तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे पिंगली वेंकैया, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया है कि इसमें पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो कब प्रक्षेपित किया गया था। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 1975 में जो स्वदेशी अपना देश का जो है आर्यभट्ट थे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये दिया, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? आपको हम बता दिए थे कि 1942 में। कब? 1942 में 8 अगस्त 1942 में शुरू किया गया था, और जाकर के 15 अगस्त 1947 को अपना देश क्या हुआ कि आजाद हो गया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर दे दिया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत लोग इसमें गलती किए हैं। इसमें गलती ये की है कि बहुत लोग जो है मारती है क्या श्री राजगोपालचारी, जबकि ये गलत है, ये नहीं होगा। आपको हम बताते हैं क्वेश्चन पकड़ने का तरीका होता है, क्वेश्चन पकड़िएगा। देखिए आपको हम बताते हैं, पहली चीजें ये जान लीजिए कि यहाँ पे ये चीज कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कह रहा है। ठीक है, तो वो जो थे ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर इसी में आपको प्रथम भारतीय अगर लगा दिया रहता तब जाकर के ये सी राजगोपालाचार्य आप मार सकते थे, लेकिन इसमें भारतीय नहीं लगाए हैं, सीधा दे दिया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे ये लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर कहता तो सी राजगोपालाचार्य को हम करेक्ट मारते, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मेरा क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए
हाँ, कब से कब तक रहे थे, थोड़ा सा ये भी कार्यकाल तो जान लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। 1947 से लेकर के 1948 तक रहे थे। कब से कब तक के? 1947। ये जो रहे थे 1947 से लेकर के 1948 तक के जो है इनका कार्यकाल था। फिर उसके बाद जो है जान लीजिए कि सी राजगोपालचारी आ गए थे, ये 1948। हाँ, 48 में इन्होंने छोड़ दिया था। 48 से ये पकड़ के जो है 1950 तक के सी राजगोपालचारी जो थे ये गवर्नर जनरल रहे थे। ध्यान रखना है, ये चीजें पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये चीज दे दिया, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन थे। देखिए विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है इसमें, अच्छा लेखक कौन है इसमें, ये चीजें कहा जा रहा है। देखिए लेखक नहीं, ये तो आत्म कथा पुस्तक है। तो आत्मकथा पुस्तक जो है ये किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। लेखक की अगर बात कर लेते हैं तो लेखक ये नहीं है। लेखक इसमें जान लीजिए आपको ये अरुण तिवारी करके है। कौन है? अरुण तिवारी, ठीक है, लेखक है। और किसके बारे में? ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब के आत्मकथा है, आत्मकथा है। तो ये क्वेश्चन देना चाहिए था, ये गलत दे दिया है, ये आत्मकथा होना चाहिए था। किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक जो है तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब की आत्मकथा है, जो अरुण तिवारी साहब ने लिखा था। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये दे दिया है आपको कि भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग बताना है कि कौन सी है। देखिए भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर लेते हैं तो NH44 है, NH44 है। सबसे कहां से कहां तक के है? देखिए सबसे बड़ी बता देते हैं कि भारत की, आपको ये चीजें दिखा देते हैं कि भारत की जो है सबसे बड़ी NH कहां गया, सबसे बड़ी NH44 है। ठीक है, NH44 कहां से? देख लीजिए, ये श्रीनगर से शुरू होती है, श्रीनगर से होते हुए ये कहां तक आती है? कन्याकुमारी तक की आती है। ये सबसे बड़े जो है NH है और सबसे बड़ी जो है राजमार्ग है। ध्यान रखिएगा क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको ये चीज देगा, बंगाल से जोड़ता है यहां तक के जो है कौन है, पोरबंदर तक के, तो इसको ध्यान रखिएगा NH27 है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं। चलिए देखिए बाकी इस सब का अगर आपको पीडीएफ लेना होगा तो पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। अगला देखिए, अगला दे दिया कि भारत की सबसे बड़े मीठे झील की कौन सी है। देखिए सबसे बड़े मीठे झील की अगर बात कर लेते हैं तो ये बुलर झील है। कौन सी है? बुलर झील सबसे मीठे जल की जो है आपका झील है। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर कहता है भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखी गई थी। देखिए वंदे मातरम जो है किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्त? ये लिखी गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है ये वंदे मातरम लिखी गई थी। ठीक है, जो आनंद मठ पुस्तक जो है, कौन है? आनंद मठ। तो आनंद मठ जो है, ठीक है, उसमें प्रकाशित भी की गई थी, प्रकाशित भी किया गया था। तो ध्यान रखना, ये चीजें पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अच्छा, तो इतने आपके 29 के दिखा दिए हैं कि 29 जो टेस्ट हुई थी उसी का इसमें क्या था कि सारे क्वेश्चन थे टेस्ट के, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्त, क्योंकि देखिए टेस्ट लगाना जरूरी है। टेस्ट लगाइएगा तभी आपके अपने पानी का पता चलेगा कि आप कितने पानी में है, इसलिए टेस्ट लगाना जरूरी है। अभी समय है, अभी भी ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट को लगाते रहिए। ठीक है, अब चलिए आपको बताते कि ये सब का अगर मान लीजिए कि ये सब जो हुई है टेस्ट, ये सब का अगर मान लीजिए कि पीडीएफ लेकर के पढ़ना है तो दोस्त पीडीएफ आप लेकर के भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा? तो पीडीएफ जो है मिल जाएगा आपको कहाँ पे? टेलीग्राम पे। कहाँ पे? टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक जो है, लिंक जान लीजिए कि नीचे दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्या? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार खोलिएगा आपको पता लग जाएगा, यहीं पे टेलीग्राम का लिंक भी है। प्लस इसके अलावा जान लीजिए कि टेस्ट ऐप भी है। क्या है? टेस्ट एप्लीकेशन है जहां पे टेस्ट चलाई जाती है आपको एनटीपीसी के लिए। किसके लिए? एनटीपीसी के लिए। एनटीपीसी के लिए टेस्ट चलाई जाती है, जीके जीएस के लिए, तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जाकर के आप
एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का नाम जो है क्या है, ERCB सर, ये लास्ट में भी आपको हम बता देंगे कि कौन सा है। चलिए अभी फिलहाल क्या कर लेते हैं कि ग्रुप डी और एनटीपीसी में जितने भी लोगों ने टेस्ट दिया है सबका हम क्या करते हैं कि स्कोर कार्ड और रैंक कार्ड देख लेते हैं कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। ठीक है, बने रहिए यहाँ तक कि जो लोग टेस्ट दिए हैं और जो लोग नहीं दिए हैं वो भी देख लेंगे एक बार कि किस तरह के रैंक कार्ड है। देख लीजिए पहले नंबर पे अगर देख लीजिए ग्रुप डी की बातें कर लेते हैं तो ग्रुप डी के आज हम बता देते हैं आपको कि लिस्ट में कौन जो पहले नंबर पे है और कौन लास्ट अंक तक गया, किसने कितना नंबर लेकर के आया है। देखिए आप अपना नंबर देखते चलिएगा, नाम हम आपको बताते चलते हैं। पहले नंबर पर देख लीजिएगा कि चंदन कुमार करके है, दूसरे नंबर पे मुकेश राम है, तीसरे नंबर पे मोहन कुमार है, चौथे नंबर पे तन्नू आर्या है, पांचवें नंबर पे ये संजय है, छठे नंबर पे महेश कुमार है, सातवें नंबर पे श्वेता है, आठवें नंबर पे क्या है बिट्टू है, नौवें नंबर पे ये अक्षय कुमार है, उसके बाद 10वें नंबर पे ये रमेश चौहान है, 11वें नंबर पे सुमन पाल है, 12वें नंबर पे रंजन पंडित है, 13वें नंबर पे लखन सिंह है, 14वें नंबर पे सोहन लाल है, 15वें नंबर पे पंकज कुमार है, 16वें नंबर पे देख लीजिएगा पवन पवन करके, 17वें नंबर पे खुशबू है, 18वें नंबर पे क्या है आपका कि सूरज है, उसका 19वें नंबर पे क्या है काजल है, उसका 20वें नंबर पे क्या है कि MD शाकिर करके है। ठीक है, चलिए अगला दिखाते हैं आपको। 20वें नंबर पे दिखा दिया MD शाकिर। 21वें नंबर पे देख लीजिएगा सानिया 1 2 3 करके है, उसको जो है सानिया प्रवीण करके है, उसके बाद जो है 23वें नंबर की बातें कर लेते हैं तो ये श्याम करके है, उसके बाद जो है 24वें नंबर पे देख लीजिएगा राकेश है, ये 25वें नंबर पे कमलेश है, उसके बाद देख लीजिएगा ये क्या है कि भरत है, उसके बाद 26वें नंबर पे 27वें नंबर पे अंशु है, 28वें नंबर पे मोहन दुबे है, 29वें नंबर पे मोहन कुमार है, उसके बाद जो है 30वें नंबर पे धीरेश है, उसके बाद 31वें नंबर पे साहिल पाल सुशील पाल है, 32 नंबर पे बबलू है, 33वें नंबर पे जितेंद्र यादव है, 34वें नंबर पे अली राजा है, 35वें नंबर पे ये कमलेश कुमार है, 36वें नंबर पे लोकेश है, और 37वें नंबर पे ये पलक कुमारी है, उसके बाद जो है 38वें नंबर पे इंद्रजीत है, उसके बाद जो है 39वें नंबर पे देवराज है, उसके बाद जो है 40वें नंबर की बात कर लेते हैं तो ये पंकज करके हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, उसके बाद बताते चलते हैं आपको 40 पे पंकज कुमार साहब है, 41 नंबर पे हरिकिशन है, 42 नंबर पे मोहन कुमार है, 43 नंबर पे ये देख लीजिएगा आकाश यादव है, उसका जो है 44 नंबर पे रामू जी करके है, उसका जो 45 नंबर पे ये सुजीत कुमार है, 46 नंबर पे ये शंकर पासवान है, 47 नंबर पे ये अंजय कुमार करके है, उसका सुशील पाल करके है, उसका 49 पे अनिश कुमार है, उसका 50 नंबर पे क्या है कि उदय राज है, उसके बाद 51 पे रागिनी है, उसके बाद जो है आपको 52 नंबर पे विनय यूपी से है। ये सभी ग्रुप डी के टेस्ट वाले थे। कौन? ग्रुप डी जो टेस्ट लगाए थे वो थे। अब आपको बताते हैं कि जो लोग एनटीपीसी में टेस्ट दिए हैं उनका रैंक देख लेते हैं। एनटीपीसी में ये लोग टेस्ट दिए हैं, एनटीपीसी में देख लीजिएगा इनका रैंक बताते चलते हैं। पहले नंबर पे देख लीजिएगा मोहन कुमार है, दूसरे नंबर पे कमलेश है, तीसरे नंबर पे कुलदीप है, चौथे नंबर पे अक्षय है, पांचवें नंबर पे ये दिनेश चौधरी है, छठे नंबर पे मोनू है, सातवें नंबर पे सोनू राम है, आठवें नंबर पे महेश है, नौवें नंबर पे सचिन है, 10वें नंबर पे रागिनी है, उसके बाद जो है देख लीजिएगा 11वें नंबर पे सुनील है, उसके बाद 12वें नंबर पे सुमन है, 13वें नंबर पे रमेश है, 14वें नंबर पे प्रत्यक्ष है, उसके बाद जो है 15वें नंबर पे कौन है आपका नीलेश यादव करके है। चलिए अगले नंबर पे देख लीजिएगा, अगले नंबर पे क्या है कि 16वें नंबर की बात कर लेते हैं चंदन कुमार है, 17वें नंबर पे सुशील राज है, उसके बाद 18वें नंबर पे श्वेता है, 19वें नंबर पे ये राजीव है, उसके बाद 20वें नंबर पे कुमुद है, उसके बाद 21वें नंबर पे अमृता है, 22वें नंबर पे आलोक है, 23वें नंबर पे मनीष है, 24वें नंबर पे शशि कुमार है, उसके बाद 25वें नंबर पे मुकेश है, 26वें नंबर पे शिशुप्रिया, 27वें नंबर पे पनेलाल है, 28वें नंबर की बात कर ले पंकज है, 29वें नंबर पे रविशंकर है, 30वें नंबर पे विजय पाल है। हाँ उसके बाद देख लीजिएगा 31वें नंबर पे कौन है, 31वें नंबर पे देख लीजिएगा नुसरत खातून करके, 32वें नंबर पे ललन यादव है, 33वें नंबर पे ईसा टिग्गा करके है, 34वें नंबर पे नीलेश है, 35वें नंबर पे कमला कुमारी, 36वें नंबर पे रविशंकर है, 37वें नंबर पे आसिफ है, 38वें नंबर पे विनय है, उसका 39वें नंबर पे विकास है। ये सभी एनटीपीसी के थे। कौन? एनटीपीसी टेस्ट अटेम्प्ट किए थे। टेस्ट नंबर 29 का रैंक है ये जो आप लोगों ने टेस्ट दिया है उसका। ठीक है, आज भी आपका टेस्ट जो है एक्टिव है, तो जाइए क्या कीजिए कि टेस्ट एक्टिव है कितना 30 नंबर एक्टिव है टेस्ट, जा करके क्या कीजिए कि टेस्ट लगा लीजिएगा। जो लोग नहीं दिए हैं वो भी जाकर के टेस्ट 30 लगा लीजिएगा, क्योंकि अगले दिन आपका डिस्कशन लेकर के आएंगे तो 30 नंबर का। बाकी टेस्ट अगर आपको देना है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ERCB सर के नाम से सर्च कीजिएगा, ये वाला लोगो आ जाएगा, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और करने के बाद जो है टेस्ट लगा लीजिएगा। एनटीपीसी ग्रुप डी सबके लिए टेस्ट है। ठीक है, अगर किसी तरह की समस्या होगी तो ये नंबर आपको दिया गया है, ये नंबर पे क्या कीजिएगा कि कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा,
मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई कर देंगे कि क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, तो फटाफट जाइए, और जो लोग अभी तक के चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, क्या कीजिए कि चैनल जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, और जा करके क्या कीजिए कि दोस्त जो है टेस्ट लगा जरूर लीजिएगा, क्योंकि समय कम है। सबको जान लीजिए कि 5 जून तक के प्रिपेयर रहना है। आप लोगों का क्या है कि एग्जाम शुरू है, ये तो पता ही है, नोटिफिकेशन डाल ही दिए थे टेलीग्राम पे। तो जा करके क्या कीजिए कि 1 महीना बचा हुआ है, कस के मेहनत कर लीजिए। चलिए फिलहाल दोस्त हमें क्या कीजिए कि इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन लेकर के आएंगे टेस्ट नंबर 30 का डिस्कशन। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।